हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी हेल्प। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 द सल्तनट्स ऑफ दिल्ली। ठीक है, द सल्तनट्स ऑफ दिल्ली। और जिस बुक से ये चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस बुक का नाम है न्यू लॉन्गमैन विस्टास। इसके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के भी वीडियोस मैंने बना रखे हैं और अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। या अभी आपके मोबाइल के स्क्रीन के सबसे ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसको प्रेस करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देन स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहले आपकी हेडिंग है वो आपकी है सोर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत है क्या, फिर उसके सोर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 में आप लोगों ने तुर्किश यानी टर्किश इन्वेजन के बारे में पढ़ा होगा और उसमें आप लोगों ने मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए वार के बारे में भी पढ़ा होगा। अब इस चैप्टर में कहानी उससे आगे बढ़ती है और जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 टाइम्स 17 बार हराया था, लेकिन 18वीं बार जब उसने अटैक किया मोहम्मद गोरी ने, तो जयचंद के मिल जाने के नाते, जयचंद के साथ देने, जयचंद के गद्दारी के नाते मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराने में सक्सेसफुल हो गया था। और जब पृथ्वीराज चौहान हार गए थे तो दिल्ली पे मोहम्मद गोरी का कब्ज़ा हो गया था। तो वहाँ से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। यानी अब चौहान जो राजा वहाँ पे शासन करते थे, जो जिनका गवर्नमेंट था, अब चौहान राजा वहाँ से हट गए और तुर्किश ओरिजिन के मोहम्मद गोरी का शासन वहाँ पे स्टार्ट हो गया। उसने अपने आप को सुल्तान कहा। ठीक है, तो सुल्तान के नाते उसका नाम पड़ गया दिल्ली सल्तनत। अब आइए जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के सोर्स क्या क्या हैं। सोर्सेस ऑफ दिल्ली सल्तनत का मतलब ये हुआ कि आखिर में वो कौन से सोर्सेस हैं, वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से साधन हैं, या वो कौन सी बुक्स हैं, कौन से इंस्क्रिप्शंस हैं, कौन से स्कल्पचर्स हैं जिनके माध्यम से, जिनके थ्रू हमें दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में जानने को मिलता है। भाई कितने सुल्तान हुए, उन्होंने कितने सालों तक शासन किया, कितने सालों तक उन्होंने मेंटेन करके रखा, अपने स्टेट को होल्ड करके रखा, क्या क्या उन्होंने इम्पोर्टेंट काम किए, कहाँ कहाँ अटैक किया, और वो जो किंग थे, सुल्तान थे, वो बाई नेचर कैसे थे। जो भी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी हमको चाहिए होती है, तो अगर उस टाइम में लिखी गई होगी तो हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो इंस्क्रिप्शन के माध्यम से, कॉइन, सिक्कों के माध्यम से, क्योंकि तब के राजा जब कोई वार या लड़ाई जीतते थे तो उसके खुशी में वो कॉइन्स चलाते थे, सिक्के चलाते थे। कभी सोने के सिक्के चलते थे, कभी चांदी के चलते थे, कभी तांबे के चलते थे, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स उन्होंने चलाए। तो उस कॉइन्स पे ये अपना नाम भी लिखवाते थे, कभी कभी अपनी फ़ोटो भी बनवाते थे और अपनी क्वीन की भी फ़ोटो बनवाते थे, उनके बारे में भी लिखते थे, या जिस देवी देवता या जिसकी वो पूजा करते थे, कभी कभी सिक्कों पे, कॉइन्स पे उनके भी फ़ोटो या उनके भी पिक्चर वहाँ पे उकेरे जाते थे, बनाए जाते थे। तो कॉइन से भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, इंस्क्रिप्शन से भी मिलती हैं, मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, उस ज़माने में जो बिल्डिंग्स बनी थी उससे भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और तमाम प्रकार के जो कोर्टियर्स थे, इन सुल्तानों के साथ जो म्यूजिशियन थे, जो हिस्टोरियंस थे, जो सुल्तानों के बारे में लिखना पसंद करते थे, उन्होंने अपनी अपनी किताबों में डिफरेंट सुल्तानों के बारे में डिटेलिंग में लिखी है। तो उन बुक से भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। अगला सोर्स आपका आता है कंटेम्प्रेरी सोर्सेज। अब ये कंटेम्प्रेरी सोर्स क्या हुआ भाई? कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है ऑफ सेम टाइम, ऑफ द सेम टाइम मतलब उसी टाइम के। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब दिल्ली तो आपका इंडिया का एक छोटा सा एरिया है ना, तो दिल्ली में जब एज ए सुल्तान मोहम्मद गोरी जब बैठा होगा तो पूरे इंडिया में भी तो किंग होंगे, राजा होंगे, क्योंकि उस टाइम इंडिया को यूनाइटेड तो था नहीं, प्रेजेंट टाइम का इंडिया तो था नहीं। तो छोटे छोटे स्टेट थे, छोटे छोटे इलाके थे, एरियाज़ थे, उनके अपने अपने किंग थे।
तो जिस टाइम सुल्तान मोहम्मद गोरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा उस टाइम इंडिया में और भी राजा रहे होंगे। तो उनके जो पोएटेस हैं, उनके जो पोएट या पोएटेस हैं, उन्होंने अपने दुश्मन राजा यानी कि अपने जो विरोधी अपोजिशन के जो राजा थे उनके बारे में भी कुछ न कुछ लिखा। तो उसको कहते हैं कंटेम्प्रेरी सोर्सेस। कुछ किंग या सुल्तान अपने यहाँ पोएट रखते थे जो उनके दरबारी कवि हुआ करते थे या दरबारी राइटर हुआ करते थे। तो वो पैट्रोनेज उनको दिया जाता था, उनको काफ़ी सुख सुविधाएं दी जाती थी। तो भी अपने अपने किंग या सुल्तान के बारे में लिखते थे और अपने अपने राइटिंग्स में, अपनी अपनी बुक्स में जो कॉमन पीपल की जो समस्याएं थीं उसके बारे में भी लिखा और जो कॉमन पीपल से प्रॉब्लम्स रिलेटेड नहीं थीं उनके बारे में भी लिखा। और सुल्तानों के बारे में जितने भी राइटर्स ने या पोइट ने लिखा तो वो इस लालच में लिखा कि हम लिखेंगे, अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे तो सुल्तान हमको बहुत सारा धन देंगे, बहुत सारे रुपया पैसा देंगे। तो इस हिसाब से सुल्तानों के बारे में उनके जो कोर्टियर राइटर थे, जो दरबारी कवि थे या लेखक थे या राइटर्स थे, उन्होंने उनके बारे में जितनी भी अच्छी बातें लिखी हैं वो सबकी सब सही नहीं कही जा सकती और क्रिटिकल तो उन्होंने लिखा ही नहीं। जो अच्छे काम उन्होंने सुल्तानों ने किए उनके बारे में उन्होंने लिखा, लेकिन जो बुरे काम किए, जो गलत काम किए उसके बारे में वो डर के मारे उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि वो थे तो सुल्तान और ये थे सिंपल राइटर्स। हो सकता है सुल्तान नाराज़ हो जाएं या गला काटने की वो ऑर्डर दे दें या उनको मारने की ऑर्डर दे दें। तो इसलिए उन्होंने वही बातें लिखी जो सुल्तान चाहते थे, सुल्तान को पसंद थी जो चीज़ें, उन्हीं के बारे में मोस्टली उन बुक्स में लिखा गया। इसलिए उन राइटर्स को या उन राइटिंग्स को, उन बुक्स को बायस्ड भी कहते हैं, यानी उनमें बायसनेस है, उनको पूरी तरीके से टेस्टिफाइड नहीं माना जा सकता। अब आगे बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ और अगला जो आपका हेडिंग है वो है डायनेस्टीज़ ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे डायनेस्टीज़ हैं। डायनेस्टीज़ का मतलब होता है वंश। एक राजा बनता है, फिर वो राजा जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो लड़के होते हैं फिर वो राजा बनते हैं। इसी तरीके से जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी आफ्टर पीढ़ी उन्हीं के परिवार के लोग राजा बनते चले जाते हैं। ये सिस्टम उस टाइम इंडिया में भी था और इंडिया से रिलेटेड या इंडिया समेत बहुत सारे कंट्रीज़ में भी ये सिस्टम था। इस सिस्टम को मोनार्की सिस्टम कहा जाता था, राजवंश कहा जाता था, यानी राजा और उनके लड़कों का जो वंश था वही राजा बनते थे और वही राज करते थे, यानी कि वही शासन करते थे। तो दिल्ली सल्तनत में जो मेन रूप से 5 डायनेस्टीज़ ने राज किया। सबसे पहले जो आपके थे द स्लेव डायनेस्टी, उन्होंने 1206 से 1290 तक किया, राजा रहे, सुल्तान रहे। उसके बाद से खिलजी आए, खिलजी 1290 से लेकर के 1320 तक रहे। फिर तुगलक्स आए, वो 1320 से लेकर के 1414 तक रहे। फिर सैयद आए, 1414 से लेकर के 1451 तक रहे। फिर लोधी आए, 1451 से लेकर के और 1526 तक उन्होंने राज किया। तो सबसे पहले आपका शुरू होता है स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव का तो मतलब होता है गुलाम, यानी नौकर, यानी कि सर्वेंट। आप उन्हें सर्वेंट भी कह सकते हैं। होता क्या था कि जो सुल्तान होते थे जब कहीं अटैक करते थे तो कुछ लोगों को ये प्रिजनर बनाते थे, बंदी बना लेते थे। तो उस समय आदमी और औरतों की खरीद बिक्री का भी काम चलता था। आदमी और औरतें भी खरीदी बेची जाती थीं। तो लोग अपने हिसाब से क्या करते थे, उनको खरीद लेते थे, लड़कियों को खरीद लेते थे या पुरुषों को यानी बॉयज़ को भी खरीद लेते थे। खरीद करके उनको अपना गुलाम बना लेते थे। थ्रू आउट द लाइफ वो लड़की या वो लड़का वही कहता जो सुल्तान, वही करता जो सुल्तान उसको कहते। तो जो कुछ भी सुल्तान उनको ऑर्डर देता, उनको कहता, उनको वो करना पड़ता। और जब सुल्तान चाहते थे तभी वो फ्री हो सकते थे। वो अपने मन से कहीं भाग नहीं सकते थे, अपने मन से कहीं जा नहीं सकते थे। ऐसा करने पे उनको डेथ दिया जाता था, उनका गला काट दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था। तो मोहम्मद गोरी के अपने कोई बेटे या बेटियां नहीं थीं, अपने कोई बेटा उनका नहीं था। तो वो क्या करते थे, उसने बहुत सारे गुलाम खरीद रखे थे, उनको अपने बेटों जैसा वो मानता था। ऐसा लिखा गया है हिस्ट्री में। तो 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मौत हो गई तो ये सवाल खड़ा हो गया कि दिल्ली में जो उसने दिल्ली को जीत रखा है, फिर वहाँ गवर्निंग कौन करेगा, वहाँ शासन कौन करेगा, वहाँ गवर्नमेंट कौन बनाएगा। तो उसका जो सबसे फेवरेट जो गुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली और वो दिल्ली आया और वहाँ उसने गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी। और कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ जा कर के सुल्तान
बन गया। तो स्लेव यानी मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे, उन्होंने 84 ईयर्स तक दिल्ली पे शासन किया, दिल्ली पे गवर्नमेंट बना करके रखी। उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था, शमसुद्दीन था, इल्तुतमिश था और गियासुद्दीन बलबन था। ये 4 नाम आप याद रखेंगे, ये 4 नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका फाउंडर था, उसके बाद से शमसुद्दीन, फिर इल्तुतमिश और गियासुद्दीन बलबन। तो स्लेव डायनेस्टी के ये कुछ मेन आपके क्या हैं, सुल्तान हैं। स्लेव डायनेस्टी में जो सबसे मेन चीज़ आती है वो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आती है। उन्होंने क्या किया था कि तुर्कन ए चहलगानी इस नाम का एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था। तो तुर्कान ए चहलगामी में क्या था कि 40 सरदार बनाए गए थे। यानी कि सरदार, आप इसको जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता है, आप समझ सकते हैं कि सलाहकार भी समझ सकते हैं, एडवाइज़र भी समझ सकते हैं, ठीक है, या उनको सामंत भी कह सकते हैं आप। तो बनाया गया था। तो कहाँ वार लड़ना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, ये जो 40 आपके मेंबर थे, जो 40 सरदार थे, उनसे एडवाइस करने के बाद ही सुल्तान कोई काम करते थे। और सुल्तान के सक्सेस में ये जो 40 आपके सरदार थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते थे। बलबन के सुल्तान बनने से पहले तुर्कान ए चहलगानी का बहुत ही अपर हैंड था, बहुत उनका वर्चस्व था, उनका बहुत पूछ था, उनका बहुत बोलबाला था। लेकिन जब बलबन ने सत्ता पे पैर रखा और जब वो गद्दी पे आया तो उसने इनका पावर कम कर दिया और तुर्कान ए चहलगानी को जो भी राइट दिए गए थे, जो भी पावर दिए गए थे, उनको ख़त्म कर दिया। इसके बाद आपके बुक में एक और भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट का जिक्र है। वह ये कि 1236 में जब इल्तुतमिश की डेथ हो गई, ठीक है, उससे पहले हो गई, 1236 में क्या हुआ कि उसकी जो बेटी थी रज़िया, ठीक है, वो सुल्तान बनी, यानी वो राजा की गद्दी पर बैठी सुल्तान बनी। तो उसके सुल्तान बनने से जो भी सरदार थे या जो अमीर थे या सेना के जो लोग थे उस टाइम, जो भी मिनिस्टर्स वगैरह थे, वो नाखुश थे। क्योंकि उस ज़माने में, ठीक है, ये औरतों को, लड़कियों को पर्दा करना सिखाया जाता था, बुर्के में रहना सिखाया जाता था, और उनका ड्यूटी और एक लड़की की हैसियत या उसकी औकात जो भी थी, वो सिर्फ शादी करने की थी, निकाह करने की थी, बच्चे पैदा करने की थी। वो मर्दों के मामले में, यानी मेल के मामलों में और पॉलिटिक्स के मामले में या सल्तनत के मामले में बोलने का उनका कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि रज़िया जब सुल्तान बनी तो उसने बुर्का उतार दिया, ठीक है, और वह सबके सामने आकर के बैठती थी, पूरे दरबार में आकर के बैठती थी, पर्दा नहीं करती थी। तो इससे ही वो नाराज़ थे कि देखा देखी बाकी औरतें भी ऐसा करेंगी तो कैसे सिस्टम चलेगा। तो बहुत सारे उसके जो दरबारी थे, कोर्टियर थे, वो नहीं चाहते थे कि रज़िया लंबे समय तक सुल्तान बनी रहे। तो कॉन्स्पिरेंसी होती रही, षड्यंत्र होते रहे, और 1240 में किसी तरह करके कॉन्स्पिरेंसी करके उसको गद्दी से हटा दिया लोगों ने। मिन्हाज उस सिराज वो राइटर थे जिन्होंने अपनी बुक में ये जो भी घटनाएं मैंने आपको बताई और जो भी चीज़ें आपको बुक में दी गई हैं रज़िया सुल्तान के बारे में, जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, मिन्हाज उस सिराज ने इन सब चीज़ों को अपनी बुक्स में लिखा है। अपनी बुक में उन्होंने एक एक डिटेलिंग इसकी लिखी है। वो कहता है कि रज़िया के सुल्तान बनने से, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और किसी तरीके से, जो कि खुश इसलिए भी नहीं थे क्योंकि उनको एक महिला के सामने, एक लेडी के सामने सर झुका करके उनको वेलकम करना पड़ता। अब वो थे तो भाई आदमी, पुरुष थे, मेल थे, अब मेल होकर के फीमेल के सामने सर झुकाएंगे, इससे बड़ी उनकी बेइज्जती क्या होगी। तो किसी तरीके से करके उसको 1240 आते आते उसको गद्दी से हटा दिया गया। आइए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। 13वीं सेंचुरी तक आते आते दिल्ली के सुल्तानों का जो कंट्रोल था वो 45 टाउन्स तक ही था। यानी जो किले वो बनाते थे, जो फोर्ट वो बनाते थे, उसी में पूरा सिटी बसाते थे, और फोर्ट के बाहर के एरिया पे उनका कंट्रोल नहीं था। तो फोर्ट के एरिया में जो लोग बसते थे, जो सुल्तान के लोग रहा करते थे, उनकी प्रजा जो रहा करती थी, ठीक है, उसको गैरिसन टाउन कहा जाता था। गारिसन टाउन उसको कहा जाता था। जब बलबन 1265 में जब बलबन ये सुल्तान बना,
और उसके सुल्तान बनने से पहले इनका जो भी इनकम आता था, ठीक है, वो टैक्स से ही आता था। तो होता क्या था कि जब ये दूसरे स्टेट्स पे अटैक करते थे, किसी अन्य किंग पे अटैक करते थे, तो लूट मार करते थे, तो उससे इनको बहुत सारा पैसा मिल जाता था, ठीक है। और फोर्टिफाइड टाउन में जो हल्का फुल्का एग्रीकल्चर होता था, उससे इनको कुछ रेवेन्यू यानी कि पैसा मिल जाता था। तो जब बलबन 1265 में जब ये सुल्तान बना, तो इसने सोचा कि फोर्टिफाइड टाउन को बाकी गांवों तक, बाकी विलेजेस तक और बाकी एरिया तक भी बढ़ाया जाए। तो इसने क्या किया कि गंगा और यमुना के बीच में, गंगा और यमुना रिवर के बीच में, दो रिवर के बीच में जो एरिया होता है उसको कहते हैं दोआब, ठीक है। तो गंगा और यमुना दोआब के बीच में जितने जंगल थे उन सबको काट करके क्लीन कर दिया गया, जंगल साफ़ कर दिए गए, और वो जो ज़मीन खाली हुई वो किसानों को, फार्मर्स को, पीजेंट्स को दे दिया गया एग्रीकल्चर करने के लिए। और एग्रीकल्चर करने के बाद जब वो क्रॉप्स उगाते थे, फसल पैदा करते थे, तो उससे उस पर उनको टैक्स लिया जाता था, रेवेन्यू, लगान लिया जाता था। रेवेन्यू कहिए या टैक्स कहिए या लगान कहिए, बात तीनों एक ही है। उसके बाद से धीरे धीरे जब दिल्ली सल्तनत बाकी इंडिया के जगहों में भी फैल गई, उन्होंने अपना एक्सपेंड कर लिया, तो ये पीजेंट्री यानी कि फार्मर से, ट्रेडर्स यानी कि बिजनेसमैन से, और अन्य चीज़ों में भी ये क्या करने लगे, ये टैक्स वसूलने लगे, रेवेन्यू यानी कि पैसा वसूलने लगे। और बलबन की डेथ के बाद स्लेव डायनेस्टी में उतना मजबूत कोई सुल्तान नहीं रह गया, सारे के सारे कमज़ोर सुल्तान हुए। तो इसका फ़ायदा उठा करके खिलजियों ने दिल्ली की सत्ता पे कब्जा कर लिया, और तब स्टार्ट हुआ खिलजी डायनेस्टी। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी यही है, द खिलजीज एंड द तुगलक्स। तो स्लेव डायनेस्टी के बाद जो दिल्ली का सुल्तान बनते हैं वो थे खिलजीज। तो खिलजियों ने और तुगलकों ने क्या किया कि बंदगान यानी कि गुलाम यानी कि स्लेव, जो स्लेव थे, जो बंदगान थे, उनको लाना स्टार्ट किया, मतलब जारी रखा, पहले से तो आ रहे थे, जारी रखा, और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रखना स्टार्ट किया, ठीक है। आर्मी में, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, व्यवस्था वाले चीज़ों में, ठीक है, और इनके में गुलामों को रखना जारी रखा, बंद नहीं किए, ठीक है। और इन गुलामों के साथ साथ जो हाई बर्थ के थे, जो अच्छे ख़ानदान के थे, अच्छे फैमिली के थे, जो नोबल फैमिली के थे, उनको भी गवर्नर के रूप में, मिलिट्री पोजीशन के रूप में और अन्य इम्पॉर्टेंट पोस्ट के रूप में रखना उनको भी चालू रखा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे ये जो आप देख रहे हैं, जो ग्रीन कलर से शो किया गया है, ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, एम्पायर था, यानी इतना एरिया उसके कंट्रोल में था, ठीक है। तो बंदगान और जो नोबल ऑफ हम्बल बर्थ के जो थे, ठीक है, जो नोबल फैमिली के थे, वो इनको गुलाम कहते थे। कहते क्या थे, वो गुलाम थे ही, क्योंकि उनको ख़रीद करके लाया गया था और वो अपने सुल्तान के प्रति फेथफुल थे, तो उनको ऊंचे पोस्ट पे रखवा दिया जाता था। और गुलाम जो थे वो इनके भी इस बिहेवियर से नाराज़ रहते थे कि अब तो हम गुलाम तो थे ही, लेकिन सुल्तान ने हमको ऊंचा पोस्ट दिया है, तो हमारा भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, हम भी सुल्तान के लिए काम करते हैं। और जो नोबल फैमिली से जो ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं वो भी सुल्तान के लिए ही काम करते हैं, तो हम दोनों को लगभग एक बराबर देखना चाहिए। तो वो आपस में ये खींचातान उनकी लगी रहती थी कि हम सुपीरियर हैं तो हम सुपीरियर हैं। तो जो सारे गुलाम बलबन के समय रखे गए थे, ठीक है, बलबन ने तो गुलामों को लगभग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से या आर्मी के पोस्ट से हटा दिया था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी जी, जो फाउंडर था आपके खिलजी एम्पायर का, तो अलाउद्दीन खिलजी जब आया, वो जब दिल्ली सल्तनत पे जब गद्दी पर बैठा, तो उसने गुलामों को फिर से वापस लाना स्टार्ट किया, और गुलामों को फिर से इम्पोर्टेंट पोस्ट, महत्वपूर्ण पोस्ट यानी रेस्पेक्ट देने का काम चालू किया। तो नोबल फैमिली वाले इसी चीज़ से नाराज़ हो गए। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। दिल्ली के सुल्तान एक और काम किया करते थे कि वो अपना एरिया फैलाने के लिए और अटैक करने के लिए दूसरे किंग्स पे अटैक करके उनका भी ज़मीन कब्जाने के एम से, कि इसके टारगेट से वो मिलिट्री कमांडर अपॉइंट करते थे, और वो जगह देख के किया जाता था। जो जितना छोटा एरिया होता था वहाँ थोड़ा छोटे लेवल का कमांडर भेजा जाता था, और जो बड़ा एरिया होता था, ठीक है, किसी बड़े किंग को हराना होता था, तो उसी हिसाब से बड़ा कमांडर भेजा जाता था। तो वैरिंग साइज़ के हिसाब से ये अपना काम करते थे, और इनको इक़्तादार कहा जाता था या मुक्ति कहा जाता था, ठीक है।
यानी जागीर इनको दे दी जाती थी, इनको ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, ठीक है, ज़मीन का हिस्सा दे दिया जाता था कि आप इसके मालिक रहिए और सुल्तान के नाम से वहाँ पे शासन करिए, और उस एरिए से जितनी भी उपज होती है, जो भी एग्रीकल्चर होता है, जो भी फसल पैदा होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करके और आप सुल्तान तक पहुँचाइए। उसमें से कुछ अपने रख लीजिए, कुछ सुल्तान को दे दीजिए। इसी तरीके से सुल्तान का भी खर्चा पानी चलता रहेगा, और जो अपॉइंट किए गए हैं मिलिट्री कमांडर, उनका भी लिवलीहुड या खर्चा पानी चलता रहेगा। तो उन्हीं को कहा जाता था इक़्तादार। और रेवेन्यू कलेक्ट करने का पावर जिसको दिया गया था, उसको कहा जाता था मुक्ति। ये एकता की व्यवस्था खिलजी और तुगलक के आने से पहले थी। तो खिलजी और तुगलक ने भी इसी व्यवस्था को, इसी सिस्टम को जारी रखा, कंटिन्यू रखा। लेकिन खिलजियों ने एक और चीज़ उसमें जोड़ दी कि मुक्ति का जो पोस्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट था, तो ये हेरिडिटी ना रहे, ठीक है। मुक्ति वॉज नॉट हेरिडेटरी एंड दे वेयर फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर्ड, कि मुक्ति का लड़का मुक्ति नहीं होगा, कोई भी मुक्ति हो सकता है। मुक्ति लोगों का ट्रांसफ़र भी होता रहता था, और मुक्तियों को भी ये सख्त हिदायत दी गई थी कि स्ट्रिक्टली जो सोल्जर्स की संख्या थी, यानी कितने अमाउंट में सोल्जर्स रखने हैं, उसको स्ट्रिक्टली वो मेंटेन करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले हेडिंग पे। अगला हेडिंग आपका है द खिलजीज़। तो खिलजी डायनेस्टी में जो पावरफुल किंग हुए, पावरफुल सुल्तान हुए, उसमें जलालुद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था। इसमें सबसे पावरफुल और सबसे मेन जो आपका सुल्तान था वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का अंकल था, और वो उसने अपने अंकल का ही मर्डर करके और वो सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस किए। उसमें से एक चेंज ये था कि इस्लामिक लैंड टैक्स वो लगाया, जिसे खर्च कहते हैं, यानी कि अपने पूरे इनकम का 1/6 पार्ट आपको देना होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि खर्च को, उसका नाम खर्च था, वो जो टैक्स था उसका नाम था खर्च, उसको 50% इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि अब 50% आपको देना है। और उसने हाउस पे और कैटल का मतलब होता है जो जानवर इंसान रखता है, तो जानवरों पे और हाउसेस पे भी इसने टैक्स क्या कर दिए, इम्पोज कर दिए। इसके टाइम में एक आपका हिस्टोरियन रहा है ज़ियाउद्दीन बर्नी। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपने बुक्स में या अपने क्रॉनिकल्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस बारे में लिखी है। उसने लिखा है कि जो दोआब एरिया से, यानी गंगा और यमुना के बीच की जितनी भी ज़मीनें थीं, ठीक है, उससे जो भी टैक्स आता था वसूल करके, जो भी रेवेन्यू आता था, तो उसी पैसे से सोल्जर्स को सैलरी देने का काम किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अपने जो भी उसके सैनिक थे, जो भी उसके सोल्जर्स थे, ठीक है, उसको जागीर ना दे करके, उसको ज़मीन का टुकड़ा ना दे करके पेमेंट सिस्टम उसने स्टार्ट किया, नगद वेतन, यानी कि हर महीने सैलरी देने का परंपरा उसने स्टार्ट किया। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम मंगोल जो थे अटैकर, वो भी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अटैक किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के रहते वो दिल्ली में घुस नहीं पाए। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने आगे लिखा है कि सुल्तान ने सभी चीज़ों, कमोडिटी मतलब होता है सभी चीज़ों, ठीक है, जो भी खाने पीने की चीज़ें थी या मार्केट था, उसके दाम तय कर दिए थे, और अगर बढ़ा करके दाम अगर कोई लेता था या सेल करता था, बेचता था, तो उससे पनिशमेंट दिया जाता था। उसके टाइम में जो मार्केट को कंट्रोल करता था उसे कहा जाता था सहना ए मंडी। सहना ए मंडी ये पोस्ट था जो उसका कंट्रोलर था। और उसने जांच करने के लिए, पता लगाने के लिए, ठीक है, जासूस भी छोड़ रखे थे, स्पाई भी छोड़ रखे थे, जिनको बरीद कहा जाता था। वो मार्केट में घूमते रहते थे, कॉमन पीपल के जैसे घूमते रहते थे, और सारी रिपोर्टिंग सुल्तान को करते रहते थे। अब अगली हेडिंग आपकी है तुगलक, ठीक है। तो आइए तुगलकों के बारे में जानते हैं। तुगलक डायनेस्टी में जो सबसे मेन और पावरफुल सुल्तान हुए थे, उसमें था आपका गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। और अलाउद्दीन खिलजी के जैसा मोहम्मद बिन तुगलक ने भी बहुत बड़ी आर्मी उसने इकट्ठी कर रखी थी। उसके पास सोल्जर बहुत थे, क्योंकि भाई अटैक करने में आसानी होती थी, और अन्य किंग को हराने में आसानी होती थी, और अपना एरिया बढ़ाने में भी आसानी होती थी। बड़ी आर्मी थी तो लोग डरते भी थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने
इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट था, यानी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो हिस्सा था, उस तरफ से अटैकर बहुत आते थे। तो उसने क्या किया कि वहाँ भी कैंपेन चलाया कि पेशावर और कलानौर और पेशावर से अटैकर नहीं आ पाएँ, क्योंकि उधर से मंगोल अटैकर आते थे। ये मंगोल आपके क्या थे, मंगोलिया के निवासी थे, तो ये सेंट्रल एशिया के थे। तो सेंट्रल एशिया से वो अफ़गानिस्तान के रास्ते, ठीक है, आज जो आपके तुर्कमेनिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये वही आपका सेंट्रल एशिया है जो आजकल के डेट में इन नामों से जाना जाता है। बहुत सारे कंट्रीज इसमें हैं, 6 या 7 कंट्री हैं जो सेंट्रल एशिया के नाम से जाने जाते हैं। तो सेंट्रल एशिया से जब आप आगे बढ़ेंगे तो अफ़गानिस्तान पाएंगे, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते वो इंडिया में आ जाते थे। तब आपका पाकिस्तान भी इंडिया में ही था और अफ़गानिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन डिसाइडेड नहीं था, यूनाइटेड इंडिया तब नहीं थी। तो उस रास्ते मंगोल अटैकर आते थे, तो इसने पूरी व्यवस्था की कि वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, आर्मी बढ़ाई जाए और मंगोल अटैकर बार बार परेशान ना करें, क्योंकि मंगोल बहुत बर्बर होते थे। ये लूट मार कत्लेआम खूब मचाते थे, लड़कियों का औरतों का रेप कर देते थे, बलात्कार कर देते थे, ठीक है, और बहुत बेदर्दी से मारते काटते थे। ये लुटेरे किस्म के थे, ठीक है। हालांकि जो तुर्किश थे ये भी तो लुटेरे ही थे। तो गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक तक तो गनीमत था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के लास्ट के ईयर्स में, अपने आखिरी सालों में वो मेंटेन नहीं कर पाया और धीरे धीरे सुल्तान के खिलाफ बगावत यानी कि विद्रोह यानी कि रिवोल्ट शुरू हो गया। और धीरे धीरे ये जो सल्तनत थी, ठीक है, जो तुगलक डायनेस्टी थी, ये धीरे धीरे आपकी कमज़ोर होती गई। और 1398 या 1399 या 1398 में तैमूर नाम का एक लुटेरा था, बहुत बर्बर अटैकर था वो। उसने दिल्ली सल्तनत पे अटैक किया जब फिरोज शाह तुगलक के अंतिम साल थे। उसने किया अटैक और बुरी तरीके से उनको हरा करके तहस नहस कर दिया, कत्लेआम खूब मचाया और लगभग खून की नदियाँ उसने बहा दी। तो तैमूर के अटैक के बाद धीरे धीरे ये किंग और कमज़ोर होते गए। मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था वो कमज़ोर होता गया। और तुगलकों के हारने के बाद, ठीक है, जो अफ़गानिस्तान के सैयद फैमिली के, सैयद परिवार के जो थे, उन्होंने कुछ दिन तक शासन किया और सैयदों को हरा करके लोधी डायनेस्टी ने अटैक किया और लोधी डायनेस्टी ने आगे शासन किया। ये जो लोधी थे वो प्योर अफ़गान वंश के थे, प्योर अफ़गानिस्तानी थे, ठीक। नीचे जो आपका मैप दिया हुआ है उसमें मोहम्मद बिन तुगलक का एक्सटेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो लोधी डायनेस्टी में जो सबसे पावरफुल आपका था वो था इब्राहिम लोधी। तो दिल्ली के गद्दी पे, दिल्ली सल्तनत में लोधियों ने एंट्री की 1451 में और 1451 से लेकर के 1526 तक उन्होंने दिल्ली पर शासन किया, दिल्ली पर राज किया, सुल्तान बने रहे, ठीक है। लेकिन 1526 से कुछ साल पहले जो लोधी थे उतने पावरफुल नहीं रह गए थे, क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने लोधी को बहुत बुरी तरीके से वार में हरा दिया था, जिससे लोधी कमज़ोर हो चुके थे। और इसी टाइम बाबर ने भी इंडिया पर अटैक किया, तो बाबर ने लोधी को भी हराया और राणा सांगा को भी हराया और मुग़ल डायनेस्टी की नींव बाबर ने रख दी। तो उस टाइम दिल्ली के आसपास के जो इलाके थे, एरिया था, जैसे जौनपुर था, बंगाल था, मालवा था, गुजरात था, राजस्थान था और साउथ इंडिया था, ये धीरे धीरे जब लोधी वंश कमज़ोर हुआ तो ये धीरे धीरे क्या हो गए, ऑटोनोमस हो गए, यानी अपने आप को उन्होंने फ्री कर लिया। दिल्ली के सुल्तान के कंट्रोल में ये नहीं रहे और ये फिर से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए, स्वतंत्र स्टेट ये बन गए। उसके बाद से जब मुग़ल आए तो मुग़लों से भी इनका बहुत तगड़ा संघर्ष हुआ, बहुत तगड़े लड़ाई मुग़लों से भी इनकी हुई। तो यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। हाँ, चैप्टर में आपको जो समझ में आया है आप वो भी बताएंगे, जो नहीं समझ में आया है वो भी आप बताएंगे और कमेंट करके अपनी एडवाइस आप हमें ज़रूर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। हाँ, रही बात क्वेश्चन आंसर की और नोट्स की, अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए या एक्सरसाइज चाहिए या नोट्स चाहिए तो एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और टेलीग्राम नंबर भी है। इस पर आपको क्वेश्चन आंसर या नोट्स मैं फ्री में आपको दे दूँगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, घंटी दबाना मत भूलिएगा,
क्योंकि घंटी जब दबाए रहेंगे तो जो भी मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आप तक पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के साथ कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।